तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुओफेंग वर्ल्ड ट्री के लिए निकल गया था और उसने स्पेस हार्ट को भी अपनी कोर के साथ फ्यूज कर लिया था। इस एपिसोड की शुरुआत होती है फाइजिंग और जिया से, जो एक सेफ जगह पर रुककर नाइन डार्कनेस सी जाने का प्लान कर रहे होते हैं। जिया इस जगह को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बताता है, लेकिन फाइजिंग बिना हिचकिचाए आगे बढ़ने के लिए रेडी होता है। फाइजिंग अपने स्पेस एंड इन्वेस्टिगेशन आई से एरिया को स्कैन करता है और उसे लुओफेंग का पता चल जाता है। ब्लेड रिवर किंग के पास सिल्वर विंग जैसे रेयर ट्रेजर को देखकर वो डिसाइड करता है कि ये उसे मारने का बेस्ट चांस है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जिया भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। इस और लुओफेंग गुफा के अंदर कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि उसकी मोसो क्लैन वाली बॉडी वर्ल्ड ट्री की तरफ बढ़ रही होती है। फाइजिंग अटैक के लिए पहुंचता है, लेकिन लुओफेंग टाइम पर भाग निकलता है और दोनों के बीच हाई स्पीड से चेज शुरू हो जाती है। फाइजिंग अपनी पावरफुल बॉडी और ट्रैकिंग एबिलिटी को यूज करता है, जबकि लुओफेंग सिल्वर विंग के सेकेंड फॉर्म को एक्टिवेट करके बार बार डायरेक्शन चेंज करता है। गुस्से में फाइजिंग एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक होल टेक्निक यूज करता है, जिसमें लुओफेंग ऑलमोस्ट फंस जाता है, लेकिन अपने विंग से क्रैक बनाकर वो ब्लास्ट के साथ बच निकलता है। इसके बाद फाइजिंग एक सोल अटैक करता है। लुओफेंग नीचे गिरता है, लेकिन स्पेस हार्ट उसे तुरंत होश में ले आती है। सिचुएशन को समझते हुए लुओफेंग बिना रुके नाइन डार्कनेस सी में डाइव कर देता है। फाइजिंग भी पीछे आता है, लेकिन वह बवंडर और एक मिस्टीरियस सी एलियन के आने से सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रिस्क को देखकर फाइजिंग पीछे हट जाता है। लुओफेंग बवंडर के थ्रू गहराई में चला जाता है। वहाँ उसकी हड्डियां भी टूटने लगती है, तो वह स्टार सील के अंदर छुप जाता है। सी के बॉटम साइड पे उसे बिल्कुल ही अलग ही दुनिया मिलती है, जहाँ उसे 300 वनरेबल लेवल के एलियंस उसे नोटिस करते हैं। वो उनसे बचकर एक केव में छुप जाता है। बवाता बताती है कि इस क्लैन का कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, जिससे क्लियर होता है कि ये जगह यूनिवर्स से काफी ज्यादा अलग है। साथ ही रिवील होता है कि लुओफेंग की मोसा क्लैन वाली बॉडी वर्ल्ड ट्री के एक ब्रांच को सक्सेसफुली चुरा लेती है और एपिसोड के एंड में उस अननोन क्लैन का प्रिंस जान लेता है कि लुओफेंग अभी जिंदा है और वह खुद उसे मारने का फैसला करता है। तो इस एपिसोड में नेदर सेक्ट का पूरा क्लैन लुओफेंग को पकड़ने के लिए अपनी आर्मी को हर तरफ फैला रहा होता है। सोल्जर सर्कल बनाकर धीरे धीरे उसे छोटा कर रहे होते हैं। बवाता लुओफेंग को वार्न करती है कि ये लोग बहुत तेज तरीके से एरिया को कवर कर रहे हैं और अगर सर्कल और भी छोटा हो गया तो बचना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। उधर क्लैन का प्रिंस भी क्लियर ऑर्डर देता है कि इस एलियन को यहाँ से भागने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। तभी एक सोल्जर की नजर लुओफेंग पर पड़ती है। वो तुरंत अटैक कर देता है। लुओफेंग बच जाता है, लेकिन उसकी लोकेशन रिवील हो जाती है। कुछ ही पल में बाकी सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं और लुओफेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्रिंस खुद वहां आकर नाइन नेदर सेक्ट के कंबाइन अटैक करवाता है और अटैक के बाद जो बॉडी गिर जाती है उसे देखकर लगता है जैसे लुओफेंग मारा जा चुका हो। लेकिन जब प्रिंस उसकी स्टोरेज रिंग चेक करता है और कुछ भी नहीं मिलता, तब उसे समझ आता है कि ये सिर्फ फेक बॉडी थी और वो सभी दोबारा से लुओफेंग को ढूंढने लगते हैं। सोल्जर्स हर जगह छान मार रहे होते हैं, जबकि असली लुओफेंग एक बड़ी सी गुफा के अंदर छुपा होता है। वहाँ वो बताता है कि उसने अपने इंसेक्ट स्लेव को अपना रूप देकर अलग अलग जगह पर फैला दिया है, ताकि वो कुछ देर तक इन लोगों की नजरों से बचा रहे, जब तक कि उसकी मोसा क्लैन वाली बॉडी वहां ना पहुंच जाए। उधर लुओफेंग की मोसा क्लैन वाली बॉडी नाइन नेदर सी के बवंडर से गुजरते हुए आगे बढ़ रही होती है। सफर काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वो अपना सीक्रेट लो डोमेन को यूज करता है। इसी बीच सोल्जर्स एक एक करके कई सारे लुओफेंग को मार देते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो सब इंसेक्ट स्लेव थे। प्रिंस फिर भी ऑर्डर देता है कि सर्च रुकना नहीं चाहिए, तुम सब किसी भी हाल में उस एलियन को ढूंढो। और आखिरकार सोल्जर्स उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहाँ दो लुओफेंग उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो भी नकली निकलते हैं। अब प्रिंस परेशान हो जाता है क्योंकि सर्कल पूरा हो चुका था, फिर भी असली लुओफेंग कहीं नहीं मिल रहा था। तभी रिवील होता है कि लुओफेंग मोसा क्लैन वाली बॉडी को यूज करके उन्हीं सोल्जर के बीच में छुपा है। इसी दौरान लुओफेंग अपने इनर वर्ल्ड में जाकर वर्ल्ड ट्री के टुकड़े से थर्ड क्लोन को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उस टुकड़े की पावर इतनी ज्यादा होती है कि प्रोसेस अनस्टेबल होने लगता है और आखिरकार वर्ल्ड ट्री का टुकड़ा खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लुओफेंग को लगता है कि उसकी इतनी मेहनत बेकार चली गई। बाद में वो सोल्जर के रूप में नाइन सेक के एरिया में घूमता है। वहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ के लोग बचपन से ही प्लैनेट लेवल पर होते हैं। बच्चों की बातों से उसे 108 समुद्रों और उनके प्रिंसेस का हिंट मिलता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लुओफेंग क्यूरियोसिटी लॉर्ड से पूछता है। क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताते हैं कि नाइन नेदर सी 108 हिस्सों में बटा हुआ है और हर एक हिस्सा एक प्रिंस से जुड़ा है और उन सब का एक मास्टर भी है, नेदर सी मास्टर, जो प्रैक्टिकली इमोर्टल है क्योंकि पूरा समंदर ही उसकी ताकत का सोर्स है। अब थर्ड क्लोन के लिए लुओफेंग नेदर सी पानी लेने का रिस्क लेता है। जैसे वो फॉरबिडन एरिया से पानी
पानी उठाता है, नेदर सी मास्टर खुद ही वहाँ पे आ जाते हैं और उस पर भयंकर प्रेशर डालने लगते हैं। लुओफेंग झुककर ग्रीट करता है। बातचीत के बाद नेदर सी मास्टर उसे मारने के बजाय उससे एक डील करते हैं। अगर लुओफेंग एंसेस्टर सेक्ट का गार्डियन बनने के लिए तैयार हो जाए तो वो उसे छोड़ देंगे और बवाता के कहने पर लुओफेंग ये डील मान लेता है। उसे एंसेस्टर टोकन मिलती है और एपिसोड के एंड में वो नेदर सी के पानी से थर्ड क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू करता है, जहाँ एक पावरफुल सा एक बन जाता है। अब 500 साल के बाद हम एक ट्रेजर साइट पर पहुंचते हैं, जहाँ कई सारे कल्टीवेटर्स ट्रेजर की तलाश में लगे होते हैं। तभी सब ब्लेड रिवर किंग यानी लुओफेंग को ऊपर से गुजरते हुए देखते हैं। लोग बातें बनाने लगते हैं कि नाइन नेदर से लौटने के बाद उसके एम्बिशन और भी बड़े हो गए हैं। फाइजिंग किंग भी मानता है कि लुओफेंग को यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। लुओफेंग एक एक करके सभी पहाड़ियों को चेक करता है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और बाकी सारे कल्टीवेटर्स उस पर हंसने लगते हैं। फिर जब वो आखिरी पहाड़ी पर पहुंचता है तभी अचानक से जमीन से एनर्जी निकलने लगती है और बैरियर्स बन जाता है। फिर सारे लोग दूर चले जाते हैं। पहाड़ी पर सिर्फ लुओफेंग रह जाता है। तभी एक क्रैक बनता है और उसके अंदर से एक ट्रेजर रिंग निकलती है। रिंग के अंदर एक पैलेस क्लास स्पेस क्राफ्ट होता है। बवाता बताती है कि एक टॉप क्लास फ्लाइंग शटल है, लेकिन स्पेसशिप पर पासवर्ड लगा है। क्यूरियोसिटी लॉर बताते हैं कि यह स्पेसशिप सीनियर चेंग फैंग की थी, जो कि जन्म से ही डिवाइन बीस्ट से जुड़ा था। उसकी बॉडी और ब्लड इतना ज्यादा रेयर थी कि लालच के कारण उसे मार दिया गया। इसी वक्त लुओफेंग का थर्ड क्लोन अंडे से बाहर आता है और एक खतरनाक नेदर सी क्लोन पैदा होता है, खून से बना हुआ और समुद्र जितने एनर्जी के साथ। इस क्लोन के पास सी ट्रांसफॉर्मेशन और क्रिएशन जैसी एबिलिटीज है। लुओफेंग समझ जाता है कि शायद इसी वजह से नेदर सी मास्टर आज तक जिंदा है। अब लुओफेंग अपनी लाइफ जीन्स बढ़ाने पर फोकस करता है। ब्लड लो क्रिस्टल और डिवाइन बीस्ट ब्लड का यूज करके उसकी बॉडीज का जीन लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाता है। बवाता बताती है कि अब फाइजिंग किंग भी उसके बराबर का नहीं है और एपिसोड के लास्ट में लुओफेंग को अपने कोर के अंदर एक खतरनाक से फ्यूचर पावर का एहसास होता है। ऐसी पावर जो पूरे यूनिवर्स जैसे स्पेस को कंट्रोल और डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अनडाइंग लेवल पर पहुंचने से पहले नेदर सी क्लोन के कई सारे क्लोन बॉडीज को बनाकर अपनी एनर्जी और कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। आगे हम लुओफेंग को देखते हैं जो अपने नेदर सी क्लोन को सी में कन्वर्ट कर रहा होता है। जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है, भले ही मैं इसे अपने क्लोन की कॉम्बैट पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसकी मदद से मुझे एक विशाल समुद्र मिल जाएगा डिवाइन एनर्जी को स्टोर करने के लिए। इधर बवाता देखती है कि लुओफेंग का इनर वर्ल्ड उस सी के लिए काफी नहीं होता है, क्योंकि वो सी काफी तेजी से एक्सपैंड हो रहा था और वो अब लुओफेंग को जाकर बताती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने इनर वर्ल्ड का एरिया बढ़ाना होगा। तो लुओफेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को बाहर निकाल कर उसे ट्रेजर खिलाने लगता है, जिसमें उसके साथ उसका सर्वेंट एरो किंग और बवाता भी उसे खिला रही होती है। और इसकी वजह से लुओफेंग का इनर वर्ल्ड का एरिया काफी तेजी से बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके समुद्र का लेवल भी नीचे आने लगता है। तभी बवाता कहती है कि इस समुद्र का डायमीटर 10 बिलियन किलोमीटर है, जबकि तुम्हारे इनर वर्ल्ड का डायमीटर 1 ट्रिलियन किलोमीटर, जो कि कमाल की बात है। अब लुओफेंग भी उस विशाल से समुद्र को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि मेरे लाइफ जीन और डिवाइन एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुकी है और अब तक सब कुछ अच्छा गया है, इसलिए अब मुझे अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की तैयारी करनी चाहिए। अब लुओफेंग अपने बाकी क्लोन्स को हाइबरनेशन में डालकर उनकी ताकत का भी इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मुझे अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए इंटरनल वर्ल्ड को आउटर एरिया से कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए मुझे अपने कोर में मॉडिफिकेशन करना होगा और उसके लिए ताकत चाहिए, क्योंकि इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए एक बैरियर तोड़ना होगा। अब लुओफेंग डिवाइन बीस्ट स्टेचू को बाहर निकालकर अपने स्टार सील्स की मदद से डिवाइन बीस्ट की स्टेचू की एनर्जी मिलाकर उस बैरियर पर अटैक करता है, लेकिन उस पर बस हल्की सी खरोच आती है जो कि खुद ही हील हो जाती है। ये देखकर लुओफेंग लगातार उस बैरियर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जा रहा था। ये देखकर लुओफेंग हैरान था, साथ ही उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था। तभी बवाता लुओफेंग को बताती है कि तुम्हारे नेदर सी क्लोन की भी लाइफ जीन 10,000 गुना बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये बैरियर उतना ही ज्यादा ताकतवर हो गया था, पर तुम उसकी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुमने अपने क्लोन को नेदर सी में बदल दिया है। इसलिए तुम्हें खुद को और भी ताकतवर बनाना होगा, जिसके बाद ही तुम इस बैरियर को तोड़ पाओगे। अब लुओफेंग ये सुन के कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है, जहाँ देखते ही देखते 20,000 साल बीत जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर सब बातें बना रहे होते हैं कि ब्लेड रिवर किंग अब तक अनडाइंग लेवल पर क्यों नहीं पहुंचा। लगता है कि वो फ्रॉड था जो कि सबको धोखा दे रहा था और उसका लक ही बस उसका साथ दे रहा था। इधर लुओफेंग को कल्टीवेशन करते 300 साल बीत जाते हैं, जहाँ लुओफेंग कल्टीवेशन
कल्टीवेशन से उठते हुए कहता है कि मुझे ब्रेक थ्रू करने की इतनी जल्दी क्यों है, मुझे इस यूनिवर्स में घूमना चाहिए और चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। अब वो बबाता के पास आता है और उससे कहता है कि चलो इस नए स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब लुओ फेंग बबाता के साथ स्पेसक्राफ्ट में बैठकर यूनिवर्स में घूमने लगता है और बताता है कि पास में मैं बस बंद दरवाजे में कल्टीवेशन करता था, पर अब मुझे पता चल रहा है कि यूनिवर्स के हर कोने में डिवाइन एनर्जी है जिसकी मेरे कल्टीवेशन को जरूरत है और इससे मैं और भी जल्दी ताकतवर बन सकता हूँ। अब लुओ फेंग अलग अलग जगह जाकर कल्टीवेशन करने लगता है, साथ ही चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है जहाँ उसकी अब हर बारीक चीजों पर नजर जा रही थी। और अब लुओ फेंग को महसूस हो रहा था कि अब वो ब्रेक थ्रू कर सकता है, इसलिए वो बिना अपने आप प्रेशर डाले इनर वर्ल्ड में जाकर अपनी सारे स्टार सील निकालता है और डिवाइन बीस स्टेचू को भी बाहर निकालकर उन दोनों की मदद से फिर से उस बैरियर पर अटैक करता है, जिसके कारण वो बैरियर टूट जाती है। इस तरफ केओसिटी लॉर्ड दूसरी फॉर्म में लुओ फेंग को देख रहे होते हैं, जहाँ वो लुओ फेंग को ऐसा करते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही बाकी कुछ लोग भी देख पा रहे होते हैं कि लुओ फेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया। इधर केओसिटी लॉर्ड की दूसरी फॉर्म कहती है कि लुओ फेंग ने कल्टीवेशन को काफी अच्छे से समझा, कोई ऑर्डिनरी इंसान अनडाइंग लेवल पर आकर कुछ सीख नहीं सकता, पर लुओ फेंग के केस में ये बिल्कुल ही अलग है। इधर लुओ फेंग के क्लोन्स अपग्रेड हो जाते हैं, साथ ही लुओ फेंग अपने विशाल समुद्र में डिवाइन एनर्जी को स्टोर करने लगता है, जिसे देखकर केओसिटी लॉर्ड की फॉर्म कहती है लगता है इस वर्ल्ड में एक ऐसी सुपर एग्जिस्टेंस आने वाली है जो कि सारी एलियन स्पीसीज को हिला के रख देगी। इधर लुओ फेंग के इनर वर्ल्ड में क्रैक आने लगता है, तो बबाता लुओ फेंग से कहती है कि तुम हाल ही में अनडाइंग लेवल पर पहुंचे हो, जिससे तुम्हारा इनर वर्ल्ड थोड़ा अनस्टेबल हो गया है, इसे तुम्हें स्टेबल करना होगा। तो लुओ फेंग अपने सिल्वर रिंग बाहर निकालकर अपने इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने लगता है, जिससे धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। तभी लुओ फेंग कहता है कि अब मेरे इनर वर्ल्ड मेरी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत बन चुकी है, क्योंकि इसमें मैं काफी ज्यादा डिवाइन एनर्जी स्टोर कर सकता हूँ। अब लुओ फेंग केओसिटी लॉर्ड के पास जाता है, जो उसे कहते हैं क्योंकि तुम अनडाइंग लेवल पर पहुंच चुके हो, इसलिए तुम माउंटेन साइड पर जाकर अपना पैलेस बिल्ड कर लो। तो लुओ फेंग इसके लिए केओसिटी लॉर्ड को थैंक यू बोलता है और उसी तरफ जाने लगता है, जिसे जाते समय कुछ कल्टीवेटर्स भी देख लेते हैं। तभी बबाता कहती है कि कस्टम ये है कि अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर्स माउंटेन के फुट पर रहते हैं और यूनिवर्स वेनरेबल माउंटेन के साइड पर, लेकिन फिर भी केओसिटी लॉर्ड ने लुओ फेंग को यूनिवर्स वेनरेबल जैसा ट्रीट कर रहे हैं। इस तरफ लुओ फेंग को एक सीनियर मिलता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने सीनियर को ढूंढते हुए यहाँ आए हो। इस पर लुओ फेंग कहता है कि नहीं, मैं बस अपना पैलेस बिल्ड करने आया हूँ। ये सुनकर वो सीनियर कहता है कि बिना परमिशन के एक अनडाइंग बीइंग यहाँ नहीं आ सकता। इस पर लुओ फेंग बोलता है कि केओसिटी लॉर्ड ने मेरे लिए सारा इंतजाम कर रखा है। इधर ये सुनकर कुछ कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि लुओ फेंग को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। इधर लुओ फेंग किंग जेन्यान के साथ घूम रहा होता है, तभी उसके पास फाइजिंग किंग आता है। तो किंग जेन्यान उससे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो बोलता है कि मैं ब्लेड रिवर किंग को अनडाइंग लेवल पर पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेशन बोलने आया हूँ। ये सुनकर लुओ फेंग सोचता है कि ये अभी मुझसे बदला लेना चाहता है, बस यहाँ नाटक कर रहा है। इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और बोलना है। तो फाइजिंग किंग कहता है कि तुम इशारे काफी अच्छे से पकड़ते हो, हम लाइफ और डेथ की एक बैटल करते हैं। ये सुन के लुओ फेंग कहता है कि क्या वर्चुअल वर्ल्ड में। इस पर फाइजिंग किंग कहता है कि नहीं, असली वर्ल्ड में, चलो देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब सुन के आसपास के कल्टीवेटर्स के कान खड़े हो जाते हैं। तभी फाइजिंग किंग कहता है कि क्या तुम डर गए, अगर तुम मना करना चाहते हो तो कर लो। इस पर लुओ फेंग कहता है कि तुम्हें मारने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। ये सुन के आसपास के कल्टीवेटर्स बोलते हैं कि क्या ये ह्यूमन पागल हो गया है। पर तभी दूसरे कल्टीवेटर्स बोलते हैं कि इसके मरने के बाद हम इसके ट्रेजर को लूट लेंगे। इधर फाइजिंग किंग लुओ फेंग से कहता है कि मैं तुम्हें यूनिवर्स के कोऑर्डिनेट्स भेज दूंगा और हम 12 घंटे बाद फिर मिलेंगे। अब वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद किंग जेन्यान लुओ फेंग से कहता है कि वो तुम्हें कहीं किसी ट्रैप में ना फंसा ले, तुम्हें संभल के रहना होगा। इस पर लुओ फेंग कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं इस बैटल से सबको अपनी स्ट्रेंथ दिखा दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ बैंड होती है। अब गाइस मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, जो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये तो बस रिकैप एपिसोड था जो कि मैं 3 वीक से एक्सप्लेन नहीं किया था। अब गाइस जैसे ही न्यू एपिसोड आएगा मैं फौरन ही उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा।